नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पीडब्ल्यू यूपीपीसीएस पर। 12 अक्टूबर 2025 को यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, जिसमें लगभग 48% बच्चे ही अपीयर हुए। यानी कि जो रेशियो था वो इस बार कुछ कम रहा और इसका इंपैक्ट जो है वो कट ऑफ पर भी पड़ने वाला है। खैर, वो समय बताएगा, लेकिन मैं यहां पर आज कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके साथ में करने जा रहा हूं। यूपीपीसीएस प्री 2025 जो कि 12 अक्टूबर को हुआ था, इसमें हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे उनका क्या लेवल रहा, क्या वो क्लास से क्वेश्चन पूछे गए थे या आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन थे, उनके बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर कोई नया बदलाव आया यूपीपीएससी के एग्जाम पैटर्न में पूछने में, या फिर सेम वही चीजें जो हैं वो फॉलो की जा रही हैं। तो चलिए मेरे साथ में अब इस सफर को हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कई सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस हैं, उसमें से बहुत सारे बच्चों के जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो क्वालिफाइड भी होने के चांसेस हैं, लेकिन उसमें से कई बड़ी संख्या ऐसे अभ्यर्थियों की है जिनका प्री का एग्जाम जो है, स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो जो जीएस का सेक्शन जो है वो कमजोर रहा। और उसके कमजोर होने के कुछ कारण हैं। क्या कारण है उनके बारे में भी मैं आपके साथ चर्चा कर लेता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बार फिर बता दूं, हो सकता है कि यह पेपर खराब हुआ, लेकिन अगली बार जब आप कोशिश करेंगे पूरी मेहनत के साथ में, पूरी शिद्दत के साथ में, तो फिर आपका सपना जो है प्रशासनिक अधिकारी बनने का वो जरूर पूरा होगा। और इसीलिए मैं यहां पर एक बात आपसे कहना चाहता हूं, क्वाइटर्स नेवर विन और विनर्स नेवर क्वाइट। यानी कि जो आपका संकल्प है, संकल्प अगर आपने लिया है तो जरूर आप सफल होंगे। तो इस बात को विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद में कुछ और बातें, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इतिहास के इस बार के सेक्शन में 26 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन जो है वो यहां पर पूछे गए। 26 क्वेश्चन, और इन 26 क्वेश्चन की अगर मैं आपके साथ में बात करूं तो आधे से ज्यादा प्रश्न जो हैं वो क्लास से पूछे गए, और बाकी के जो प्रश्न हैं वो भी इनडायरेक्टली हमारे पेड क्लासेस से और इसके साथ साथ में जो यूट्यूब क्लासेस थे वहां से लिया गया। सर्चिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लगभग 3-4 दिन का टाइम लगेगा, तो बाकायदा मैं आपको भी दिखा सकता हूं। लेकिन फिलहाल हम यहां पर देखेंगे कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से कितने हमारे यूट्यूब सेशन से आपके सामने हैं। ये जो क्वेश्चन है, मैं सिर्फ आपसे अभी यूट्यूब की बात कर रहा हूं। पेड सेक्शन को और बाकी के जो और स्ट्रेटेजिक सेशन होते हैं वहां की अगर बात कर लें तो लगभग सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं। क्या ये सच है? चलिए पता करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात और मैं आपको बता दूं, लगभग 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो आप सबके लिए जारी किया था, जिसमें मैंने बात करी थी यहां पर आपसे 4x4 के फॉर्मूले की। आप चाहें तो आप जाकर देख सकते हैं इसको यूट्यूब पर, जिसमें मैंने बताया कि आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर, ये 4 सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं। और इन 4 सब्जेक्ट के लिए आपके पास 4 किताबें होनी चाहिए, जिसमें आपके नोट्स रहेंगे, उसके बाद में पीवाईक्यूज, स्पेशली घटना चक्र, इसके बाद में ल्यूसेंट, और इसके बाद में यहां पर करंट अफेयर। और अगर आप यहां पर इस शीट को देखेंगे तो लगभग 26, उसके बाद में 21, उसके बाद में अगर बात करें यहां पर 22, और इसके साथ साथ में हम बात करें यहां पर तो 21, यानी कि लगभग अगर देखा जाए तो 70 से लेकर 80 प्रश्न जो है, 80 से ज्यादा प्रश्न जो है वो यहां पर बन चुके हैं। लगभग 90 क्वेश्चन है इस बार। हां, 2 चेंजेस जो हमको यहां पर देखने को मिले, एक यहां पर इकोनॉमी और दूसरा जो था वो था यहां पर यूपी स्पेशल। ये 2 इकोनॉमी के क्वेश्चन जो थे वो भी इंक्रीज हुए, और यूपी के प्रश्न जो थे, जो पिछली बार एक भी नहीं था, वो इस बार लगभग 6 प्रश्न जो थे वो आपसे यूपी स्पेशल पूछे गए। तो ये मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो ये 4x4 का फॉर्मूला आपको जरूर यहां पर फॉलो करना होगा, और वही हुआ भी। कई सारे बच्चों ने फॉलो भी किया और वो इस बार मेंस लिखने के लिए तैयार भी हैं, लगभग तैयार हैं। अब हम चलते हैं अपनी क्लास के। सर, बातें बहुत सारी हो गई हैं, काम की बात पे आ जाइए। जल्दी से मुझे बताइए कि क्या सच में आपकी क्लास से प्रश्न पूछे गए थे? क्वेश्चन नंबर आप 118 यहां पर देख रहे हैं। 4 बौद्ध संगतियां निम्नलिखित स्थानों पर संपन्न हुई थी, इन्हें सही कालानुक्रम क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कोड से सही उत्तर दीजिए। वैशाली, राजगृह, कुंडलवन, पाटलिपुत्र, यह प्रश्न पूछा गया है।
और आप यहां पर देखेंगे तो लगभग लगभग जो मैंने प्रश्न बनाया था वो भी आपको एज इट इज यहां पर देखने को मिल रहा है। हां, नीचे के जो ऑप्शन है यहां पर आप चेंज दे सकते हैं। तो वैशाली, राजगृह, कुंडलवन और पाटलिपुत्र, ये सवाल हमने बाकायदा यूपीपीएससी की जो हमारी बेस्ट एमसीक्यूज क्लास थी वहां पर मैंने इसमें आपके साथ में डिस्कशन किया था। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग यहां पर डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम एज इट इज अगर आप यहां पर देखेंगे, इन घटनाओं को आपको सही कालानुक्रमानुसार क्रम में लगाना है और उसके लिए आपको ये कोड जो है वो यूज करना है। कन्नौज का युद्ध, दोराहा का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और चौसा का युद्ध। ये सवाल क्वेश्चन नंबर 74 है, 74 है। यहां पर आप देखेंगे तो दोराहा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और उसके बाद में है यहां पर चौसा का युद्ध। लगभग लगभग वही प्रश्न जो है वो आपके सामने यहां पर ऊपर नीचे ये ऑप्शन जो है बस आप यहां पर चेंज देखेंगे, वही प्रश्न जो है वो एक बार फिर यहां पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बता चुका हूं, डायरेक्ट मैंने क्लास में इसको यहां पर डिस्कस किया हुआ है। बहुत बढ़िया। क्या इतने ही सवाल हैं? नहीं, इसके आगे अगर आप यहां पर देखेंगे, एक्सला चैपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? उसमें से एक्सला चैपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही? एज इट इज अगर आप देखेंगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया था, अंग्रेजों को मद्रास वापस मिल गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। शब्दों की हेराफेरी जो है वो आप यहां पर देख रहे हैं। ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको चेंजेस बस इतना देखने को मिलेगा, बाकी प्रश्न जो है, क्वेश्चन जो है वो एज इट इज आपसे यहां पर इस क्लास में पूछा गया था, मैंने सॉल्व कराया था और यही प्रश्न जो है वो आपको पेपर में देखने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, इनके मकबरे की बात की गई है, आगरा, लाहौर, दिल्ली। और मैंने बहुत अच्छे से यह बताया था कि भैया ये प्रश्न हम डायरेक्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। बस यहां पर चेंज जो है वो आप यहां पर हुमायूं को देख रहे होंगे और इसमें अकबर नहीं है। तो जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था बाकायदा मैंने पूरे प्रश्न जो है वो यहां पर बताया था और समझाया था। एक बार फिर यहां पर क्वेश्चन जो है वो आपको यहां पर यूपीपीएससी हिस्ट्री की क्लास जो थी आप देख सकते हैं, इसी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें हमने इस प्रश्न को यहां पर सॉल्व किया था। यह भी आपके सामने आ चुका है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी, क्वेश्चन नंबर 50 है ये। मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अकबर ने इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर जन्म की याद में कराया था। ठीक है, जहांगीर के जन्म की याद में कराया था। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया है, ठीक है। और अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के जन्म के उपलक्ष्य में इस स्मारक का निर्माण किया था या करवाया था। लगभग लगभग आप देखेंगे तो वही पैटर्न और प्रश्न जो है वो एक बार फिर आपको यहां पर मेरी इतिहास की कक्षा से देखने को मिल रहा है। एक मैसेज तो ये था कि सर मैं दिखाऊंगा आपको कि सर आपकी क्लास जो है वो हमारे साथ शायद एग्जामिनर ने भी देखी थी और इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ये मैं आपके सामने यहां पर डिस्कस कर चुका हूं। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की हम लोग यहां पर बात करते हैं। बाबर ने चगताई तुर्की में तुजुक ए बाबरी को लिखा। तुर्की मुगल दरबार की राजकीय भाषा थी। यहां पर बात जो है वो बाबर की हो रही है। बाबर ने अपने संस्मरण तुर्की में लिखे। तुर्की मुगल दरबार की आधिकारिक भाषा थी या फिर राजभाषा थी या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज थी? सेम प्रश्न जो है वो आप यहां पर देख रहे हैं और ऑप्शन भी लगभग लगभग वैसे ही उसी सेम क्लास से आपको यह प्रश्न जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप यहां पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को सही क्रम में आपको यहां पर लगाना है। रणथंबोर, जैसलमेर, वारंगल, चित्तौड़। यहां पर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि 1299 अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभियान था और उसके बाद में आप देखेंगे तो यहां पर रणथंबोर है, उसके बाद में आप देखेंगे तो यहां पर आपके पास में चित्तौड़ है, उसके बाद में आप देखेंगे तो जैसलमेर है और उसके बाद में आप देखेंगे तो यहां पर जो वारंगल है, ठीक है, साउथ इंडिया में, वो क्रम भी जो है वो आपको यहां पर देखने को मिल सकता है।
तो ये सेम प्रश्न जो है बाकायदा मैप के साथ में मैंने आपको यहां पर बताया है। खिलजी वंश के बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 25 आपको एक बार फिर एज इट इज आपको पेपर में देखने को मिला ही मिला है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न जो हैं वो हम लोगों ने यूट्यूब सेशन में यहां पर क्या किए, उनको हमने बाकायदा डिस्कस किया हुआ। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। निम्नलिखित में से भक्ति संतों का सही कालानुक्रम जो है वो आपको यहां पर चयन करना है। और अगर आप देखेंगे तो यहां पर नानक, क्वेश्चन नंबर 77 है, नानक, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव और कबीर। यहां पर थोड़ा सा आप चेंज जो है वो यहां पर आप देख सकते हैं, मीराबाई का नाम आ गया है चैतन्य महाप्रभु के। बाकायदा जब हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे क्लास में भक्ति आंदोलन को, तो मैंने बताया था कि आपको बंगाल का जो रीजन है वहां पर भी आपको इस प्रकार से अलग संत जो है वो देखने को मिलते हैं। तो लगभग वही प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 77, लगभग वही प्रश्न जो है वो यहां पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ये पहले ही हम इसको क्लास में डिस्कस कर चुके थे। ये प्रश्न भी सेम 99% तक क्लास से पूछा गया, ये मैं आपको बता चुका। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग यहां पर देखेंगे। यह प्रश्न क्लास में डिस्कस किया है हमने। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये क्वेश्चन नंबर 33। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक। जब हम लोग इनको डिस्कस कर रहे थे तो इसके साथ के जो और स्पेशल पॉइंट थे उनको भी मैंने बाकायदा डिस्कस किया हुआ है इससे पहले की क्लासेस में भी। तो लगभग वैसा ही प्रश्न जो आप देखेंगे यहां पर, लॉर्ड विलियम बेंटिक आपको सहायक संधि के रूप में देखने को मिल जाता है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की बात कर रहा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात कर रहा है, स्थायी बंदोबस्त। एक सेम वैसा ही प्रश्न जो है लगभग 95% तक का प्रश्न जो है वो हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया हुआ है। ये क्लास में ही मैंने आपको बता दिया था, समझा दिया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न फिर हमारे सामने है, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, शिमला सम्मेलन, वेबल योजना, क्वेश्चन नंबर 37 इतिहास में आपसे पूछा गया। क्रिप्स मिशन, वेबल योजना, यहां पर आप देखेंगे तो अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये दोनों आप देखेंगे तो अगस्त प्रस्ताव 40 का है और ये व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 का ही है। जबकि अगर हम लोग यहां पर देखें तो शिमला सम्मेलन और वेबल योजना ये दोनों 1945 के हैं। ठीक है, तो लगभग एक वैसा ही प्रश्न जो है वो मैंने यहां पर इसको बाकायदा क्लास में आपके साथ में क्या किया है, इसको भी डिस्कस कर लिया है। इसको भी मैंने क्लास में यहां पर आपके साथ में डिस्कस कर लिया है, ये प्रश्न भी। ओके, एक प्रश्न और हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करते हैं, क्या ऐसा और भी ज्यादा हुआ है। यहां पर आप देखेंगे तो पूना समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसमें आप देखेंगे तो पूना समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद में क्रिप्स मिशन और 1935। यानी कि अगर हम लोग पूना समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वहां पर गांधी इरविन समझौता जो है उसकी बात हुई होगी। गोलमेज सम्मेलन को समाप्त करने की बात जो है वो यहां पर हुई होगी, क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो यह प्रश्न जो है इसको भी आप यहां पर मैच कर सकते हैं। लगभग 80% तक, 75 to 80% तक प्रश्न जो है वो आपको यहां पर इस पेपर में देखने को मिल गया। ये बहुत सारे ऐसे और भी क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने क्लास में बताए हैं, डिस्कस किया है कि भाई ये प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे, इसके लिए आप लोग बराबर यहां पर तैयार हैं। उसी तरीके से एक और प्रश्न मैं आपके सामने यहां पर क्लियर कर रहा हूं, जैसे कि आप देखेंगे पावना, नील विद्रोह, कूका विद्रोह और सन्यासी, इनको क्रम में पूछा गया था। इससे पहले हमने देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे पावना विद्रोह, उसके बाद में यहां पर सन्यासी विद्रोह, एक यहां पर दक्कन किसान है और फिर यहां पर एक कोल विद्रोह है। ठीक है, तो ये विद्रोह से संबंधित एक सवाल जो था, अब ऐसा नहीं कि सर अरे सर एक क्वेश्चन एक मिल गया तो आप लेके चले आए, बाकायदा डिस्कस किया हुआ है। आदिवासी विद्रोह 1857 के पहले जितने महत्वपूर्ण विद्रोह थे उनके बारे में भी हमने चर्चा करी, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो कृषक हो, चाहे वो नागरिक हो, उनके बारे में भी चर्चा और डिस्कशन जो था वो हम लोगों ने यहां पर कर लिया था। तो ये प्रश्न भी मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। इसके अलावा जब हम लोग बात कर रहे थे तो एक प्रश्न मैंने बताया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ नाइटहुड की उपाधि जो थी वो किसने लौटाई थी। नाइटहुड की उपाधि जो थी वो यहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लौटाई गई थी, लेकिन आप देखेंगे यहां पर शंकरन नायर यहां पर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से यहां पर क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था, चेटूर शंकरन नायर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर वही जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, जलियांवाला।
एक बार फिर आपके सामने प्रश्न जो है वो यहां पर पूछा गया है। ठीक है, अब ये जो महत्वपूर्ण बातें थी ये तो मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा इतिहास की बात और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, और भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्लास, यूट्यूब क्लास से, पेड क्लासेस से आपके सामने हैं। इतिहास के अलावा कुछ ज्योग्राफी के प्रश्न जो हैं वो भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। लेपुलेखा दर्रा, नाथुला दर्रा, बोमडीला दर्रा, शिपकिला दर्रा। तो यहां पर बाकायदा हमने जेलेपला की बात कर ली है, नाथुला की बात कर ली है। इसके बाद में आप देखेंगे तो यहां पर माता दर्रा, लिपुलेखा दर्रा, नीति दर्रा, अरुणाचल प्रदेश में दीपू दर्रा। ठीक है, तो ये जब पासेस में आपको ये आप देखेंगे बड़ा रोश है हिमाचल प्रदेश में, है ना। तो ये शिपकिला दर्रा जो है ये भी हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया हुआ है पहले से ही। इस क्लास में मैं बता चुका हूं कि कौन सा दर्रा जो है वो आपको कौन से स्टेट में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे कि पूछा गया है कि गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से कौन से देश में फैला हुआ है। ये मैं ही हूं, यूपीपीएससी ज्योग्राफी। गोबी रेगिस्तान मुख्य रूप से किन दो देशों में स्थित है? एंड द राइट आंसर विल बी चीन एंड मंगोलिया। और यहां पर भी आपको चीन एंड मंगोलिया, यानी कि जो आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो यहां पर क्या हो जाएगा, वो यहां पर राइट हो जाएगा। इसको भी हमने क्लास में बाकायदा डिस्कस किया हुआ है। और मैं आपसे फिर बोल रहा हूं कि बहुत सारे ये तो डायरेक्ट जो पूछे गए हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो इनडायरेक्ट भी क्लास से यहां पर पूछे गए। तो मैं ये कह सकता हूं कि मोर देन 70-80% क्वेश्चन जो हैं वो इतिहास के क्लास से डायरेक्ट प्रश्न जो हैं वो पूछे गए। इनडायरेक्टली कंप्लीट कर ले तो लगभग 26 प्रश्न है, तो 20 सवाल तक क्लासेस से, जो यूट्यूब सेशन है, पेड क्लासेस हैं वहां। और ऑब्वियस सी बात है कि पूछे जाने चाहिए। क्लास लेते ही हम इसलिए हैं ताकि सर हमारे पेपर में सवाल आ जाए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा तीर नहीं मारा है। बस वही है कि राइट डायरेक्शन अगर आपके पास में है तो आपके एग्जाम को क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये सारी बातें जो हैं वो क्या सही भी है, बच्चे सच में सर। और ये जो कमेंट आप देख रहे हैं, हेलो सर, आपने जो हिस्ट्री में पढ़ाया है उससे सारे क्वेश्चन आए हैं। मुझे तो लग रहा है कि एग्जामिनर ने आपकी क्लास को अच्छे से देखी होगी हम लोग के साथ में। इसके साथ में आप देखेंगे सर आपने पेपर लीक कर दिया, आपने हिस्ट्री की जो एमसीक्यूज मैराथन कराई थी उससे डायरेक्ट वही एमसीक्यूज उठा के कुछ तो आ गए, बाकी आपने जो पढ़ाया उससे बन गए क्वेश्चन। पेपर अच्छा हुआ सर, 2022 का लेवल था, क्रोनोलॉजी मैचिंग भर भर के रही, फैक्ट ज्यादा थे ओवर, अच्छा ये फैक्ट ज्यादा थे। लूसेंट के लिए मैंने बता दिया था कि लूसेंट आपको पढ़ना है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहां पर गुड मॉर्निंग सर, सर मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, सर आपका पढ़ाया हुआ ही आया था, मजा आ गया पेपर देखे। और वो प्राइवेसी कंसर्न है, अदरवाइज मैं इन बच्चों के आपके साथ एडमिट नेम जो है या इनका रोल नंबर जो है वो भी बाकायदा मैं आप साझा कर सकता हूं। खैर इतनी सी बात है। तो ये तमाम सारे सवाल जो हैं वो हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किए। अब बात यह है कि अगर आप आगे तैयारी एकदम फिर से नए जोश के साथ करना चाहते हैं तो आज ही आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपके जो भी डाउट हैं, क्वेरी हैं, क्वेश्चन है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, रिगार्डिंग योर नोट्स, रिगार्डिंग योर स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, सब कुछ मैं कोशिश करूंगा कि आपको समय रहते आपका जवाब जो है वो यहां पर दे पाऊं। 2026 का जो सपना देखा है, मैं और आप दोनों तैयार हैं हमारे इस सपने को पूरा करने के लिए। तो इसी बात के साथ में मैं लेता हूं यहां पर विदा, बाकी सारी बातें करूंगा आपसे अगले सेशन में। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जो है वो दे सकते हैं। हां, कुछ बातें, जो पहली स्लाइड जो थी एक बार हम उस पर चलते हैं और ये देख लेते हैं कि क्या क्या यहां पर है। एनी चेंजेस? सेम वही, मैं आपसे फिर बता रहा हूं। अभी तक का जो पैटर्न रहा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, 4 सब्जेक्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, बाकी साइंस और इकोनॉमी को साथ में लेके चलोगे, आपका प्रीलिम्स आराम से क्वालिफाइड हो जाएगा। इसके बाद में यहां पर अगर हम लोग बात करें कट ऑफ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कट ऑफ का सर क्या है? देखो, सीटें की संख्या पिछली बार की तुलना में बहुत कम है, लगभग 250 के आसपास सीटें हैं। और हां, ये बात ठीक है कि अटेंडेंस कम रही है अभ्यर्थियों की, एप्लीकेंट्स की, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से जो मैं यहां पर आपसे कहना चाहता हूं कि एटलीस्ट 100 क्वेश्चन जो है वो आपके करेक्ट होना चाहिए। एटलीस्ट 100 क्वेश्चन, ताकि हमारे मन में द्वंद्व ना रहे कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जहां तक अभी तक मेरा ऐसा मानना है, बच्चों के कमेंट से, उनके रिस्पॉन्स से, जहां तक मुझे लगता है
एटलीस्ट 100 क्वेश्चन, नंबर नहीं 100 क्वेश्चन विदाउट माइनस मार्किंग, यानी कि माइनस मार्किंग को हटाने के बाद आपके 100 क्वेश्चन जो हैं वो ठीक होने चाहिए। आपका एग्जाम 99.99% तक क्वालिफाइड हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरे पर्सनल विचार है, हालांकि आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इससे सहमत नहीं भी हो सकते। चलिए, तो अब मैं लेता हूं विदा, बाकी सारी बातें करूंगा आपसे अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ते रहिए। थैंक यू सो मच। भारत माता की